हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो बहुत डिफरेंट वीडियो होने वाली है। दिस विल बी कम्प्लीटली अकेडमिक बेस्ड वीडियो। फाइनली अब आपको जिस टाइम का इंतजार था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि कब से कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं, हम घर पे बैठे बैठे बोर हो चुके हैं, हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें। नाउ दैट टाइम हैज फाइनली कम टू एन एंड एंड अब आप लोगों का कॉलेज स्टार्ट होने वाला है। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर यू, बट एज अ सीनियर, एज एन एल्डर सिस्टर, मुझे आप लोगों को ये चीज़ बतानी थी कि आप लोग भले ही बीएमएस में जा रहे हैं, लेकिन आपको अकेडमिक्स को कैसे हैंडल करना है। आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉन अकेडमिक थिंग्स, बी इट हॉस्टल एसेंशियल्स, बी इट हाउ टू डील विद सीनियर्स, हाउ टू मैनेज हॉस्टल लाइफ और हाउ टू मेक फ्रेंड्स। सो उन सारी चीज़ों के बारे में आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। यू कैन चेक आउट माई चैनल, वहाँ पे सारी वीडियोज आपको मिल जाएगी। बट ऑन अ सीरियस नोट, नाउ आई रियली वॉन्ट टू शेयर हाउ टू मैनेज your academics, how you can handle your academics, because fun part हो जाएगा, but you have to focus on your studies as well. As a senior मैं आपको ये advice करूँगी कि starting से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना start करोगे, आपके final UC एग्जाम से पहले you won't feel lost और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा कि अब क्या पढ़े, कैसे पढ़ना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेट्स बी ऑनेस्ट, फर्स्ट ईयर विल फील लाइक केओस। बहुत केओटिक ईयर होने वाला है। यू विल फील कि क्या सब्जेक्ट्स आ चुके हैं और कैसे इनसे डील करें। लाइक पदार्थ विज्ञान, यू हैव नेवर हर्ड ऑफ दैट। संस्कृत, ठीक है, संस्कृत का तो फिर भी सुना होगा, बट पदार्थ विज्ञान आ गया, संहिता आ गया, चरक, अष्टांग। मैं सारे नोट्स बना के बैठी हूँ कि मुझे आपके साथ क्या क्या चीज़ें शेयर करनी है, क्या क्या एडवाइस मुझे देनी है, और वो एडवाइस मैं चाहती हूँ कि मैं वो एडवाइस आपको दूँ जो आई होप कि मेरे टाइम पे, मेरे फर्स्ट ईयर में वो एडवाइस मुझे मिली होती तो शायद मैं आज और बेटर कर सकती। बट एनी विच वेज आई वांट कि आप लोग मुझसे भी बेटर करें एंड आपको कोई दिक्कत ना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने का सोच रहे हैं, बिकॉज उन्हें राउंड 3 में आके भी कॉलेज नहीं मिला, बिकॉज अनएक्सपेक्टेडली बीएमएस की कट ऑफ्स बहुत हाई जा रही है, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस में। बहुत सारे मेरे पास इंस्टा पे भी मैसेजेस आ रहे हैं दैट दे आर रियली कंफ्यूज्ड कि उन्हें अब क्या करना चाहिए, बिकॉज देयर बैकअप ऑप्शन वाज बीएमएस और उन्हें वो भी अब नहीं मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बीएमएस नहीं मिल पा रहा है, जिन्हें बीवीएसी नहीं मिल पा रहा, वेटरनरी नहीं मिल पा रहा, एंड जिन्हें बीएचएमएस भी नहीं मिल पा रहा। सो माय एडवाइस फॉर यू कि आप बीएनवाईएस भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने नीट नहीं भी दिया है या फिर आपने नीट दिया है लेकिन आपका लो स्कोर आया है, स्टिल यू कैन बिकम अ डॉक्टर। सो यू कैन ज्वाइन BNYS, बैचलर्स ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। इट्स अ 5.5 years कोर्स जिसमें आपको नेचुरोपैथी एंड योगा बेस्ड ट्रीटमेंट सिखाया जाता है। BNYS करने के बाद आपके नेम के आगे डेफिनेटली डॉक्टर लगता है। उसके बाद में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट योर ओन क्लिनिक। नेचुरोपैथी का क्लिनिक आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप योगा सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं। You can work in a government sector, you can work in hospital, you can do research stuff या teaching। ये सारी चीजें पॉसिबल है आफ्टर डूइंग BNYS। इस कोर्स का सबसे बड़ा ये एडवांटेज रहता है कि BNYS में ये कंपलसरी नहीं है कि आपको नीट देना ही देना है। आप नीट के स्कोर के बिना भी BNYS के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। देयर आर कॉलेजेस जहाँ पर अटेंडिंग नॉन अटेंडिंग क्लासेस दोनों अवेलेबल है। सो इफ यू आर अ पार्शियल ड्रॉपर, आपको नहीं मिल रहा है, एंड इफ यू आर ट्राइंग फॉर नेक्स्ट ईयर नीट 2026 की उसमें हमें BMS या फिर MBBS मिल जाए, सो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन नॉन अटेंडिंग क्लासेस। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन टेकिंग एडमिशन इन BNYS या फिर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है अबाउट अटेंडिंग नॉन अटेंडिंग क्लासेस, अबाउट द कॉलेजेस कि कॉलेजेस कैसे हैं, कितने हैं, क्या सीट्स है, कोई भी आपको डाउट है, क्या फीस है, इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है, तो ये जो मेंशन नंबर है आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, आप उस साइट पर भी विजिट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। Now let's just quickly get into the video. So now our first topic जिसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं is going to be how to handle श्लोक्स। तो देखिए, श्लोक्स आपको एंड में आते आते ये पता चलने वाला है कि पूरे BMS में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है श्लोक। मैंने ये फर्स्ट ईयर में नहीं समझा था, एंड बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आई रियलाइज कि हाउ इम्पॉर्टेंट श्लोक्स आर। फ्रॉम माई सेकेंड ईयर आई हैव लाइक स्टार्टेड लर्निंग श्लोक्स, आई हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग देम, एंड आई हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ द श्लोक्स कि कितने इंपॉर्टेंट है। किसी भी फील्ड में अगर मुझे जाना है, मुझे श्लोक की जरूरत पड़ेगी। सो विदाउट आस्किंग वाई, वेन, वेयर, मैं आपको यही बोलूंगी कि श्लोक को स्टार्टिंग से इम्पोर्टेंस दो, स्टार्टिंग से श्लोक्स को पढ़ना स्टार्ट करो।
नाउ क्वेश्चन ये आएगा कि इतने सारे श्लोक्स हैं, पूरी संहिता श्लोक पे लिखी होती है, हम एक तो इतनी सारी संहिता पढ़नी है, उसमें सारे श्लोक्स हैं, क्या सभी श्लोक को याद करना है? और श्लोक को याद करना है तो करना कैसे है, ठीक है, और श्लोक को समझना है तो समझेंगे कैसे? देखो सारी चीजें हैं, वन बाय वन आती हूँ सब पे। सबसे पहले तो आपके बीएमएस के सिलेबस में जितने भी श्लोक है, आपको वो सारे श्लोक नहीं याद करने पड़ते हैं। देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट श्लोक्स जो आपको टिक मार्क करा दिए जाएंगे, या इवेंचुअली यू विल रियलाइज कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, या फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू, ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू, अपने कॉलेजेस के प्रीवियस ईयर पेपर के थ्रू आप एनालाइज कर सकते हैं, आप मार्क कर सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट श्लोक्स हैं, या फिर बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको मिल जाएंगे, या फिर सबसे बेस्ट रिसोर्स होता है आपके टीचर्स, आपके सीनियर्स, आप उनसे पूछ सकते हैं, हमसे टिक मार्क करवा सकते हैं कि इस चैप्टर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट श्लोक है। लेट्स से आपका एक चैप्टर है जिसमें आपके ऑलमोस्ट 40 श्लोक्स हैं, तो हार्डली उसमें से ऐसा होगा कि आपको उसके हार्डली 15-20 श्लोक्स ऐसे होंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे। ये मैं मैक्सिमम बता रही हूँ कि अगर 40 चैप्टर्स का श्लोक है तो ऐसा हो सकता है कि 50% श्लोक आपको किसी चैप्टर में याद करने पड़े, बट ये एट मैक्स होता है कि 50% याद करने पड़े। बहुत सारे चैप्टर होते हैं जिसमें आपको सिर्फ 5 श्लोक्स याद करने हैं, या फिर किसी में 10 श्लोक्स याद करने हैं, दैट्स इट। ये तो मैंने बता दिया कि सारे श्लोक्स इंपॉर्टेंट नहीं होते। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि श्लोक्स को याद कैसे करें। यू हैव टू अंडरस्टैंड द श्लोक फर्स्टली, डोंट मेमोराइज इट ब्लाइंडली, डोंट स्टार्ट मेमोराइजिंग इट ब्लाइंडली। ऐसे रटना मत स्टार्ट कर दो। अगर आप रटना स्टार्ट करोगे तो आपको श्लोक फिर कभी समझ में नहीं आएगा। समझ में तो छोड़ो, आपको कभी वो याद नहीं होगा। मान लो आपको याद हो भी गया, लेकिन क्या होगा, दूसरे ही दिन आप उस श्लोक को फिर से भूल जाओगे। नाउ वी डोंट वांट दैट, राइट। हम श्लोक को याद कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, हमें उसे रिटेन करके रखना है। अब वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप किसी भी श्लोक को पढ़ते हैं तो आपको जो ट्रांसलेशन है, चाहे हिंदी में या इंग्लिश में, जो भी ट्रांसलेशन आपको समझ में आता है, आपको वो ट्रांसलेशन पहले पढ़ना है। पहले आप हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, ठीक है, आपने पढ़ लिया, समझ में आया, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपको समझ में आते आपने पढ़ा। अब आप क्या करेंगे, श्लोक का एक वर्ड लेंगे, सबके मीनिंग्स पहले देखेंगे कि अच्छा इस वर्ड का मीनिंग ये है, इस वर्ड का मीनिंग ये है। अब आप देखेंगे कि अगर 2 लाइनर श्लोक है तो आप श्लोक की फर्स्ट लाइन के सारे मीनिंग्स को जॉइंट करके एंड देन आप देखेंगे कि हाँ इसका ये हिंदी में ट्रांसलेशन ये बैठ रहा है, ठीक है, तो ये संस्कृत का वर्ड है, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन ये है, और ये पूरी लाइन का मतलब ऐसे हो गया। फिर सेकंड लाइन का ऐसे करके, तो नाउ आपने आप को रिलेट करके पढ़ा। पहले आपने सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ा, देन यू हैव कोरिलेटेड इट। संस्कृत में ये है और उसका हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेशन ये है, फिर आपने ऐसे पढ़ा। नाउ यू विल स्टार्ट रिसाइटिंग श्लोकास, है ना। आप 2-3 बार उसको बोलोगे तो आपको एक बार याद होगा। सी, अब आपने आज याद करना स्टार्ट किया, आपने सुबह याद किया, आप अगर एक बार फिर से शाम को देखोगे तो आप थोड़ा बहुत भूल चुके होगे उसको, ठीक है, लेकिन आप क्या भूले होगे, आप संस्कृत भूले होगे। आई हाईली डाउट कि आप उसका हिंदी का मीनिंग ही भूल गए होगे, ऐसा नहीं हो सकता, आप संस्कृत का वर्ड भूले होगे। अब आप क्या करोगे, शाम को आपने एक बार फिर से उसको देख लिया, ठीक है, संस्कृत में 1-2 बार और रिसाइट कर लिया, हिंदी का मीनिंग भी देख लिया, तो अब आपको हिंदी का मीनिंग तो परफेक्टली याद हो चुका है। अब श्लोक जो है आपको 50-40% याद हो चुका है। आपको क्या करना है, एक डायरी बना लो। मैं आपको बोलूंगी कि स्टार्टिंग से ही, अपने बीएमएस के स्टार्टिंग से, फर्स्ट डे से एक पॉकेट डायरी लेकर के जाओ, या फिर जो नॉर्मल डायरीज होती है वैसी डायरी लेकर के जाओ, और उसमें जो भी श्लोक टीचर्स पढ़ा रहे हैं या टीचर्स इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं वो श्लोक लिखो, एंड रोज मॉर्निंग में सिर्फ 10 मिनट उस श्लोक को पढ़ो, ठीक है। तो आपने क्या किया, आज वो श्लोक कर लिया, शाम को रिवाइज कर लिया। अब इस श्लोक को जो है अपनी पॉकेट डायरी में शिफ्ट कर लो। अब आपने वहां पे डाल दिया, डायरी में डाल दिया। अब क्या है कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उस श्लोक को पढ़ लो, ठीक है। अब पूरे दिन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अगेन उस श्लोक को पढ़ो। ऐसा ना हर दिन उस श्लोक को बार बार रिवाइज करते जाओगे। हिंदी मीनिंग तो आपको याद हो गया, बस आपको संस्कृत के ही वर्ड्स याद करने और वो आपको इजीली याद हो जाएंगे। सो द बेस्ट वे टू लर्न श्लोक इज टू रिवाइज इट रेगुलरली। इसके अलावा याद नहीं होने वाले हैं, उन्हें डायरी में लिखो, करो। स्टिकी नोट्स अगर आप यूज करते हो, स्टिकी नोट्स पे श्लोक लिखो, अपनी वॉल पे चिपकाओ, जहां पर आप रेगुलरली देखते हो, ठीक है, वहां पर चिपकाओ एंड वहां पे रिवाइज करना स्टार्ट करो, ठीक है। ऐसे 1-1, 2-2 श्लोक जो है वो रोज पढ़ो। मैं कहती हूँ 1 दिन का 1 श्लोक याद करो, इट रियली हेल्प्स। मैंने खुद ने ट्राई किया है। 1 दिन का 1 श्लोक याद करोगे और फिर ऐसे करते करते आपको 30 श्लोक एकदम अच्छे से याद हो जाएंगे। आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि यार इतने सारे श्लोक हमें याद हो गए। 1 दिन में अगर आप 5 श्लोक याद करने बैठोगे इनिशियली तो याद नहीं होने वाले हैं, नेक्स्ट डे सब भूल जाओगे और सब मिक्सअप हो जाएगा। 1 दिन का 1 श्लोक रखो
एंड ऐसे चलते रहो, ठीक है। अभी क्योंकि आपकी स्टार्टिंग है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक दिन में एक श्लोक करना ही करना है, अभी इतना पढ़ाया भी नहीं जाएगा। तो ऐसा करो कि अभी जैसे जैसे आपको श्लोक्स बताते जाए, लिखते जाओ, उन्हें रोज रिवाइज करो। ये ही सबसे अच्छा मेथड है किसी भी श्लोक को याद करने का और उसे रिवाइज करने का। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टडी स्ट्रेटेजी। आपको स्टडी स्ट्रेटेजी अपनी बनानी कैसे है, हाउ यू कैन प्लान योर डे, जिससे कि सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएं। स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो। देखो ऐसा भी नहीं करना है हमें कि हम ना आते ही कॉलेज में बस 7-8 घंटे पढ़ने बैठ गए और सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हैं दिन भर, वो नहीं करना है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सी बेस्ट चीज़ क्या होती है, आपको क्या करना है दिन भर में, आप जब कॉलेज जाओगे, कॉलेज में बहुत अटेंटिव होकर के क्लासेस को सुनो। 50% आपका दिन का काम वहीं हो जाता है, ठीक है। आपको और एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत ही नहीं है। जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है ना, उसे बिल्कुल अटेंटिव रह करके ध्यान से सुनो। जो टीचर्स बता रहे हैं नोट्स बनाते जाओ। जो बेसिकली क्या होता है, क्लास में जब आप पढ़ने बैठोगे, बोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, आपको नींद आएगी, वो नहीं करना है हमें। तो नींद को अवॉइड करने के लिए इट्स बेस्ट कि नोट्स बनाओ, ठीक है। और पॉकेट डायरी में अपने श्लोक्स हैंड टू हैंड ऐड करते जाओ, रिवाइज करते जाओ, ट्रांसलेशंस देखते जाओ, ऐड कर दिया, फिर देन रोज का रिवीजन स्टार्ट। 50% जो टास्क है अटेंटिव लेक्चर्स अटेंड करके आपका हो गया है ना, उतनी मेमोरी आपकी चली गई है और वो फिक्स हो चुकी है कि आपको कॉलेज में इतना पढ़ाया गया है। ऑडिटरी वे में और विजुअल वे में जब आपने किसी भी चीज़ को याद किया और ध्यान से सुना है तो वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहता है। अब क्या करना है कि रेस्ट 50% आपका ये है कि घर जाओ, 1 घंटा जो आपको पढ़ाया है वो रिवाइज करो। हार्डली मैं बोलूँगी कि 1 घंटा भी आपको वो रिवाइज करने में नहीं लगेगा, जितना मतलब अगर आपने प्रॉपरली नोट्स बनाए हैं कॉलेज में तो 1 घंटे से भी कम में आपका वो पूरा रिवाइज हो जाएगा। फिर 1 घंटा आप अपनी सेल्फ स्टडी को दे सकते हो। तो घर जाके 2 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना है इनिशियली, है ना। और मैं तो बोलूँगी कि पूरे 1 साल अगर आपने सिर्फ ये चीज़ फॉलो कर ली ना, तो एंड में तो आपको बिल्कुल ऐसा ज़रूरत ही नहीं लगेगी पढ़ने की। जस्ट ऐसा है ना कि कुछ 1 महीने पहले थोड़ा सा क्लच करो एंड हो जाएगा। अगर मैं स्टडी स्ट्रैटेजी की बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रचना शायरी यानी एनाटॉमी की बात करते हैं। देखो अभी ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं सारा सिलेबस तो डिस्कस नहीं कर पाऊंगी इसका, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो सेपरेट वीडियोज़ में बना सकती हूँ। बट देखो रचना शायरी जो है ना, उसमें आपका मॉडर्न वाला पार्ट भी होगा एंड आयुर्वेद वाला पार्ट भी होगा। मैं आपको बोलूँगी कि इक्वली दोनों पे फोकस करो एंड जितना टाइम मिल रहा है आपको, जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है एंड इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड कि आपको पढ़ना ही है, तो मैं बोलूँगी कि थोड़ा मॉडर्न पार्ट पे अच्छे से ध्यान दो। बोन्स की एनाटॉमी वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ो, डायसेक्शन अच्छे से करो, सब कुछ अच्छे से सीखो। आयुर्वेद वाला पार्ट भी अच्छे से करना ही है, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि मॉडर्न पे अच्छे से फोकस कर लो, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर बिल्डिंग योर बेस, राइट। तो आपको एम्ब्रियोलॉजी अच्छे से आना चाहिए, ऑस्टियोलॉजी अच्छे से आना चाहिए, मायोलॉजी तो आना ही चाहिए। देन वी हैव नर्वस सिस्टम, देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एंडोक्राइनोलॉजी, लिम्फेटिक सिस्टम्स हैं आपके सिलेबस में, तो ये सारी चीज़ें ना अभी से पढ़ना स्टार्ट करो और BD चौरसिया को फॉलो करो। हो सकता है आपके कॉलेज में मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस नहीं दिया जा रहा हो, अच्छे से नहीं पढ़ाते हो, लेकिन आप यूट्यूब पे आपको सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वहाँ से अच्छे से पढ़ो, BD चौरसिया से पढ़ो एंड अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है, अभी से। क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी किसी भी चीज़ के लिए प्रेप करना है, चाहे वो AIA PGT हो गया, मेडिकल ऑफिसर हो गया, या कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स हो गए, या फिर आपको क्लिनिकली अपना नॉलेज बनाना है, क्लिनिक की सेटअप करना है, प्रैक्टिस में जाना है, तो भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो इंपॉर्टेंट है ही, वो बेसिक्स है। तो अभी से अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करो, बुक में अच्छे से मार्क करना स्टार्ट करो। देखो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप एंड मोमेंट पे अपने बुक पे जाके वो बुक से पढ़ोगे, तो अपने नोट्स डेफिनेटली बनाना स्टार्ट करो। और आयुर्वेद वाला पोर्शन जो है अभी स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, अभी मॉडर्न पे अच्छे से फोकस करो, सो दैट अभी क्या होगा ना कि आप थोड़े से डिप्रेस्ड हो गए, थोड़े से ऐसे सैड से हो गए, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि पहले मॉडर्न करो, देन धीरे धीरे अपना जो है सिटिंग आवर्स बनाओ, धीरे धीरे यूज टू हो कॉलेज लाइफ से, एंड देन आप लोग आयुर्वेद कर सकते हो। नेक्स्ट अब अगर मैं क्रिया शारीर के बारे में आपको बताती हूँ, क्रिया शारीर में भी आपका मॉडर्न एंड आयुर्वेद वाला दोनों पार्ट होगा। आपको मॉडर्न वाले पार्ट में फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑफ नर्वस सिस्टम, ऑफ GIT, ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी होगी, तो उनको भी अच्छे से पढ़ो। अगेन सेमुलिंगम से पढ़ना है, अच्छे से मॉडर्न पे भी ध्यान दो। मॉडर्न फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आगे भी। नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है अपने पास पदार्थ विज्ञान, ठीक है। पदार्थ विज्ञान पूरा एंटायरली आयुर्वेदिक सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपको कुछ भी मॉडर्न पढ़ने को नहीं मिलेगा, बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है एंड मार्क माई वर्ड्स इसमें बैक भी बहुत ज़्यादा आती है। तो
ऑल्दो इसका सिलेबस बहुत अगर आप जब इसे एक प्रॉपर वे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे समझ लिया, क्योंकि ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है, तो अगर आपने फिलोसॉफिकल बातें भी समझ ली, याद कर ली, कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है एंड बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी हो जाता है, बिकॉज इसमें कुछ श्लोक याद करने होते हैं। दैट्स इसको एक पढ़ने का अलग से तरीका है, इसके कुछ टॉपिक्स से वो अगर आपको समझ में आ गए तो ये ना बहुत ज्यादा ईजी सब्जेक्ट हो सकता है। डू लेट मी नो कि अगर आपको पदार्थ विज्ञान पे एक अलग ही सेपरेट वीडियो चाहिए, या फिर मुझे कुछ सजेशंस दीजिए कि हाउ कैन आई हेल्प यू अगर आपको पदार्थ विज्ञान सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है तो। नेक्स्ट योर सब्जेक्ट इज संहिता अध्ययन। संहिता अध्ययन में आपकी 2 संहिताज आती है, चरक संहिता एंड अष्टांग हृदय। अब चरक संहिता के आई गेस 12 चैप्टर्स है और अष्टांग हृदय के अराउंड 15 या 16 चैप्टर्स है जो आपके अभी के सिलेबस में, जो टर्म 1, 2 एंड 3 में डिवाइडेड है। टर्म 3 में ऑफकोर्स आपके सारे चैप्टर्स साथ में आने वाले हैं, टर्म 1 एंड टर्म 2 का सिलेबस और टर्म 3 का सिलेबस यूसी एग्जाम में सब कुछ आने वाला है, ठीक है। तो अभी से संहिता को पढ़ना स्टार्ट कर दो। संहिता जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अगर आप प्रैक्टिस में भी जाना चाहते हैं, अगर आप फर्दर आगे एग्जाम्स भी कोई भी देंगे ना, पीजी का एग्जाम भी देंगे, तो उसमें संहिता से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं। संहिता को स्टार्टिंग से अच्छे से फोकस करो, ऐसा नहीं है कि मॉडर्न पे ही फोकस करते जा रहे हो, आयुर्वेदिक सब्जेक्ट्स को छोड़ दो। मैं आपको ये बोलूँगी कि अभी स्टार्टिंग में मॉडर्न करो, लेकिन साथ में संहिता को मत छोड़ो, संहिता को पकड़ के रखो। संहिता को आपको कभी नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि आपने संहिता से ब्रेक ले लिया है फिर संहिता को नहीं पढ़ रहे हो, थोड़ा एक पेज रोज पढ़ते जाओ, अच्छे से पढ़ो, समझो। ट्रांसलेशन में दिक्कत आती है तो इंग्लिश की ट्रांसलेशन बुक लो, या फिर जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसकी ट्रांसलेशन की बुक लो, आपको मिल जाएगी, एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग थ्रू दैट। उसके अलावा नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है, या फिर संहिता में आप बुक में हाईलाइट कर सकते हो, मार्क कर सकते हो। ऑल्सो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि संहिता में चरक अष्टांग की खुद की अपनी बुक लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ट्राई करो कि लाइब्रेरी से इशू ना करवाओ, सो दैट आप अच्छे से मार्क कर सकते हो, उस बुक में ही पेजेस स्टिक कर सकते हो, स्टिकी नोट स्टिक कर सकते हो, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। संहिता तो आपकी लाइफ लॉन्ग अब आपके काम आने वाली है, सो इसलिए अपनी होगी तो ज़्यादा अच्छा रहता है। संस्कृत को मैंने इसमें इंक्लूड इसलिए नहीं किया बिकॉज संस्कृत पे मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, जो आपने अभी तक अगर नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आई ऑल्सो स्टार्टेड अ सीरीज, संस्कृतम सीरीज करके, फॉर BMS फर्स्ट ईयर, जहाँ पर मैं आपकी संस्कृत कंप्लीट करवा रही हूँ। सो संस्कृत में आई डोंट थिंक सो आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। स्टिल कॉलेज में आप जा रहे हैं, क्लासेस को अटेंटिव होकर के अटेंड करना है, सुनना है, याद करना है, नोट करना है, ठीक है, वो अगेन आपकी हेल्प करेगा। संस्कृत में अभी आप कुछ शब्द रूप, धातु रूप वगैरह ये सब याद कर सकते हैं, माहेश्वर सूत्र याद कर सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ें जो है जो मैंने मेरे लेक्चर्स में बता रखी है वो आप अभी से याद करना स्टार्ट कर दें, तो इवेंचुअली आपको हेल्प होगी और एंड में आते आते लोड ज़्यादा नहीं आएगा। सो दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई लुक अप टू इट एंड आई ट्राई कि मैं जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों की हेल्प करूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय गाइज।